हेलो स्टूडेंट, मैं शहजाद खान, असिस्टेंट टीचर ऑफ कॉमर्स, सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज शाहजहाँपुर। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो जो यूट्यूब पे मैंने अपलोड करी थी, उस पर मैंने भारतीय बही खाता प्रणाली के बारे में बहुत कुछ आपको बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था। और आज हम इसका अगला पार्ट यानी कि नेक्स्ट पार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बही से आशय। तो जैसे कि आप देखते हैं कि अंग्रेजी पद्धति में जिन पुस्तकों एवं रजिस्टरों में लेखे किए जाते हैं उसे बही कहते हैं, बुक कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हमारी जो भारतीय लेखांकन पद्धति में भी जिन पुस्तकों में लेन देन लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? बही कहेंगे। इसका स्वरूप अंग्रेजी पद्धति में होने वाली पुस्तकों एवं रजिस्टरों से थोड़ा सा अलग हुआ करता है। बहियों के स्वरूप से संबंधित कुछ निम्नलिखित विवरण होते हैं। अब यहाँ पर जो भारतीय बही खाता प्रणाली में जिन बहियों का प्रयोग किया जाता है वो कैसी होती हैं? तो सबसे पहले इसमें जो कागज़ का यूज हुआ करता है वो सफ़ेद और हल्के पीले, मोटे और लंबे कागज़ों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है कि आपने देखा होगा किसी राइस मिल पर या बाज़ार में जो मार्केट में दुकानें होती हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि उन बहियों के ऊपर एक लाल कलर का, रेड कलर का कपड़ा चढ़ा होता है जिसे आवरण कहते हैं उसे। ठीक है। और इसके अलावा उसमें जो है बहियों पर जो है, इन बहियों पे जो है कॉलम नहीं बने होते हैं। ठीक है। ना ही इसमें स्केल का यूज करा जाता है, बल्कि कॉलम बनाने के लिए इसमें हम पेज को मोड़कर, पृष्ठ को मोड़कर सलें बना लेती हैं। इसमें जो कॉलम होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सले कहते हैं। ठीक है। और मोस्टली मैंने पिछले वीडियो में बताया था इसमें 6 सलें होती हैं या 8 सलें होती हैं। तो अधिकांश बहियों में पृष्ठों को जो है, अब वो 8 सल अगर हैं तो 8 सलों को 2 भागों में बांट लेते हैं। एक तो बायां पक्ष होता है और एक दायां पक्ष। बाएं पक्ष को इसमें जमा पक्ष कहा जाता है और दाएं पक्ष को इसमें नाम पक्ष कहा जाता है। और प्रथम जो 4 सलें होती हैं, प्रथम वाली, उसे जमा पक्ष कहते हैं, और जो बाद वाली 4 सलें होती हैं उन्हें नाम पक्ष कहा जाता है। बहियों में लेन देन लिखने को हम क्या कहते हैं? जमा खर्च करना कहा जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आता है आपका प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें एवं बहियाँ एवं उनका लेखा करने की विधि अब सीखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक लेन देन को हम जो दोहरा लेखा प्रणाली में प्रारंभिक लेखे की बहियों में सबसे पहले लेन देन किया करते थे। तो उसमें जिन पुस्तकों का यूज करते थे उसमें स्मरण पुस्तक थी और आपकी रोजनामचा थी। ठीक है। सेम उसी तरीके से जितने भी दैनिक दिन प्रतिदिन के जो लेन देन होते हैं, इसे भारतीय बही खाता प्रणाली में भी जिन बहियों में प्रयोग किया जाता है क्रमबद्ध तरीके से दिन प्रतिदिन के लेन देनों को, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रारंभिक लेखे की बहियाँ कहा जाता है। इसमें सामान्यतः जो बहियाँ होती हैं वो पहली होती है आपकी बंद बही यानी कि मेमोरेंडम और रफ कैश बुक भी कहते हैं इसे। दूसरी कच्ची रोकड़ बही होती है, फिर पक्की रोकड़ बही होती है, फिर जमा नकल बही होती, फिर नाम नकल बही होती है। अब थोड़ा सा बंद बही के बारे में हम सीख लें। इसमें इस बही का प्रयोग जो है विशेष रूप से, जैसे कि आपने जर्नल से पहले स्मरण पुस्तक होती है, सेम उसी तरह से यहाँ पर बंद बही का प्रयोग किया जाता है। इस बही में क्या होता है? इस बही में जो पेज होते हैं वो थोड़े हल्की क्वालिटी के पेज यूज़ करते हैं, हम सस्ते पन्नों का प्रयोग करते हैं, और इसमें एक पेंसिल बंधी रहती है। जैसे ही कोई लेन देन पूरा होता है उसी समय उस पेंसिल से उस लेन देन को इस बही में लिख दिया जाता है। और शाम के समय, दिन भर हम लेन देन इस बही में लिखते हैं और शाम जब हो जाती है तब शाम को इस बही की सहायता से हम कच्ची रोकड़ बही तैयार कर लेते हैं। और कच्ची रोकड़ बही में कितने सलें होती हैं? 8 सल होती हैं, जिसके 4 कॉलम, प्रारंभ वाले 4 कॉलम जो होते हैं, पहले के 4 कॉलम, 4 सलें जो होती हैं वो जमा पक्ष होती हैं और दूसरी 4 सलें जो होती हैं वो नाम पक्ष कहलाती हैं। इसके बाद देखिए दूसरी बही जो आती है वो आपकी आती है कच्ची रोकड़ बही। तो ये प्रारंभिक लेखे की महत्वपूर्ण वही होती है जिससे प्रत्येक व्यापारी अनिवार्य रूप से रखता है। इस बही में नगद एवं उधार दोनों प्रकार के लेन देनों का लेखा किया जाता है। इस बही के 2 पक्ष होते हैं, एक जमा पक्ष और दूसरा नाम पक्ष। इस बही में 8 सलें होती हैं, 4 सलें जमा पक्ष के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, 4 सलें नाम पक्ष के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। प्रत्येक पक्ष का जो पहला कॉलम होता है, जमा का पहला कॉलम सिरा कहलाता है और बाद के 3 कॉलम पेटा कहलाते हैं।
सिरे में धनराशि लिखी जाती है और पेटे में हम विवरण लिखते हैं। देखिए, जब हम रोजनामचा बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं, जर्नल में विवरण पहले लिखा जाता है और धनराशि बाद में लिखी जाती है। लेकिन रोकड़ बही, जब भारतीय बही खाता प्रणाली में रोकड़ बही बनाते हैं, कच्ची रोकड़ बही, तो इसमें धनराशि पहले लिखी जाती है। इसलिए पहला कॉलम जो होता है वो इसका सिरा होता है। बाद के 3 कॉलम में जो है, 3 सलों में जो है वो लिखे जाती हैं क्या चीज़, आपकी विवरण, इसलिए वो पेटा कहलाता है। ऐसे ही जमा पक्ष में भी और नाम पक्ष में भी, दोनों तरफ। इसके बाद देखिए आता कच्ची बही, कच्ची रोकड़ बही का कुछ नमूना देख लें। इसमें देखिए 8 कॉलम बने हुए हैं, 4 जमा पक्ष के हैं और 4 नाम पक्ष में। पहला सिरा है और बाद के दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 3 कॉलम जो हैं वो पेटा है। ऐसे ही नाम पक्ष में पहला सिरा है और बाद के दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों कॉलम पेटा है। अब कह रहा है दोनों ओर के प्रथम खाते सिरा, खाना सिरा, और जिसमें बाकी के 3 कॉलम जो है वो पेटा कहलाता है। कच्ची रोकड़ बही में लेखा करने की विधि, तो लेखा करने की विधि देखिएगा यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर कच्ची रोकड़ बही में सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं, किसी न किसी देवता के नाम से शुरू करते हैं इसको। जैसे श्री गणेश जी सदा सहाय, श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय, या श्री महावीराय नमो। इस किसी देवता के नाम से शुरू करते हैं पहली लाइन स्टार्टिंग। और उसके बाद इसके पश्चात इसमें संपत का मतलब होता है सन, यानी कि हिंदी महीनों की, हिंदी जो ईयर होता है आपका। इसके बाद मिति, हिंदी महीना, फिर तिथि यानी कि अंग्रेजी, और फिर दिन अंग्रेजी, और तिथि जो है, मिति, महीना, तिथि, पहले हिंदी की तिथि लिखेंगे, फिर हिंदी का दिन, फिर अंग्रेजी दिनांक और महीना और सन लिखे जाते हैं। अंग्रेजी बाद में लिखे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, श्री गणेश जी सदा सहाय, शुभ संपत 2067, अब मिति आषाढ़ सुदी 1, अब बार सोमवार ये दिन हो गया। इसके बाद दिनांक 12 जुलाई 2010। अब इसको बनाने की विधि क्या होती, देखिए सपोज कर लीजिएगा आप रोकड़ बही बना रहे हैं, तो रोकड़ बही मैंने बताया था कि दिन भर आप जितने भी लेन देन करते हैं उसे सबसे पहले आप किसे बंद बही में लिख देते हैं। किस में लिख देते हैं आप, बंद बही में। अब बंद बही के बाद फिर आप रोकड़ बही बनाना शुरू करते हैं। अब बंद बही में दिन भर जो लेन देन करें, शाम को उसको कच्ची रोकड़ बही में लिखते हैं, उसकी सहायता से कच्ची रोकड़ बही बनती है। तो अब ध्यान रखिएगा कि कल भी मैंने ऐसी वर्क किया होगा, कल जो मेरा दिन बीता है, तो कल की तारीख में मैंने कुछ रोकड़ मेरे पास आई भी होगी, कुछ रोकड़ गई भी होगी। सपोज कर लीजिए मेरे पास रोकड़ आई थी 20,000 रुपये और गई थी 18,000 रुपये, तो 2,000 रोकड़ के बचे हुए कल के मेरे पास रखे होंगे। तो आज मैं जब स्टार्ट करूँगा, आज मैं जब दुकान खोलूँगा, तो सबसे पहले तो 2,000 रुपये कल वाले रखे होंगे, और आज मेरे पास सपोज कर लीजिएगा 25,000 रुपये आ जाए, तो कल वाले 2,000 और आज के 25,000, टोटल मेरी गल्ले में या मेरी तिजोरी में, जिस दुकान पे मैं बैठता हूँ, उसमें 27,000 रुपये इकट्ठा हो गए। अब उसी में से जाना शुरू हुए, तो उसमें से चले गए मान लो 18,000 रुपये, तो 18,000 चले गए 27 में से, तो 27 में से जब 18,000 रुपये चले गए, तो अब मेरे पास कितने रुपए बचेंगे, 9,000 रुपये। आज की शाम में वो 9,000 रुपये बचेंगे, कल की फिर सुबह में वही 9,000 रुपये अगले दिन मेरे पास होंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है वो पिछले रोकड़ शेष से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, पिछले रोकड़ शेष से। सबसे पहले जमा पक्ष में जो कल शाम की रोकड़ दी हुई थी, वो आज की डेट में, कल जो बचा था वो आज हम बिल्कुल स्टार्टिंग में जमा पक्ष में सबसे पहले लिख देंगे श्री रोकड़ बाकी रहे या श्री रोकड़ बाकी जमा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा, श्री रोकड़ बाकी रहे, जो पिछला शेष है वहाँ से। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जैसे कि यहाँ पर लिखा श्री रोकड़ बाकी जमा लिखा जाता है, जैसे 1,500 रुपये, ये भाई लाइन आप देखें और इसको पढ़ भी लीजिएगा पूरा। यहाँ पर पिछला रोकड़ शेष लिखना, यानी सबसे ऊपर जो है ये पिछला रोकड़ शेष लिखा जाता है, इसको पढ़िएगा आप। ठीक है, इसके बाद देखिए अब आता है आपका, अब नकद लेन देन हम देखते हैं। तो नकद लेन देन देखिए कौन कौन से होते हैं। जैसे सपोज कर लीजिएगा हमने राजेश को 2,000 रुपये दिए,
तो 2000 नकद देना पड़ेंगे। रबी से 1000 रुपये हमें प्राप्त हुए तो नकद हमारे पास आया है। इसके बाद हमने नकद माल खरीदा, नकद माल खरीदा तब भी रोकड़ आपको देना पड़ेगी। नकद माल बेचा तब रोकड़ आपके पास आएगी माल के बदले में। फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदी, वेतन दिया, मजदूरी दी, इन सब से रोकड़ आपके पास से गई, रोकड़ को देना पड़ेगा आपको किसी को कैश। और आपको वेतन मिला या आपको कमीशन मिला या आपने फर्नीचर बेचा, ठीक है, माल बेचा, इस सब से क्या है रोकड़ आपके पास आएगी, प्राप्त होगी रोकड़। तो ये नकद लेन देन होते हैं। अब इस नकद लेन देन को कैसे लिखते हैं? भाई हमारे पास मान लो 7000 रुपये पिछले बचे हुए थे, आज दिन भर आप शॉप पे बैठे, अपनी दुकान पर बैठे, तो नगद रोकड़ आने से आपका कैश बढ़ेगा, तो 7000 रुपये जमा पक्ष में लिखे हुए हैं। अब जितने भी कैश प्राप्त हुआ है आपको वो सब जमा पक्ष में लिखेंगे, और जितना कैश आपने दिया है, जितने कैश का आपने पेमेंट करा, जितनी रोकड़ का आपने पेमेंट करा, उस सबको किधर लिखेंगे? नाम पक्ष में लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने माल खरीदा तो खरीदने से रोकड़ गई है, रोकड़ दी है आपने किसी को, तो किधर लिखेंगे? नाम पक्ष में लिखेंगे, श्री माल खाते के नाम। आपने राजेश को 2000 रुपये दिए तो तब भी रोकड़ गई है आपके पास से श्री भाई राजेश के नाम, ठीक है। इसके बाद आपने व्यय करे, ठीक है, वेतन, मजदूरी, ये सब खर्चा करा, दुकान खर्च जो हुए, तो दुकान खर्च से भी आपके पास रोकड़ गई है, तो व्यय खाते के, दुकान खर्च खाते के नाम लिखेंगे। इसके अलावा आपने कोई फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदी, तो फर्नीचर खरीदा, उससे भी रोकड़ गई है, फर्नीचर खाते के नाम लिखेंगे। अब जमा में देखिएगा, मान लो आपने माल बेचा तो माल बेचने से रोकड़ आएगी, तो रोकड़ आई है तो किधर लिखेंगे? रोकड़ जमा हुई आपके पास, तो माल, श्री माल खाते के जमा। आपको हरि, मोहन, शंकर, इनसे पैसे मिले हैं, प्राप्त हुए, तो प्राप्त हुए तब भी जमा हुए, इनके जमा में लिख दोगे, हरि के जमा, राम के जमा, शंकर के जमा, ठीक है, ये आप जमा पक्ष में लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ लेन देन और देखिएगा, तो इनको आपको पढ़ना है। ये नगद लेन देन को आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पर। इसके बाद देखिएगा नगद लेन देन के बाद अब आता है उधार लेन देन। कौन सा आता है? उधार लेन देन। जैसे कि ये देखिए दिया हुआ था, मोहन को 200 रुपये दिए, तो मोहन को जब 200 रुपये दिए तो रोकड़ हमारे पास गई है भाई मोहन के नाम, और नीचे लिख देंगे 200 रुपये रोकड़, रोकड़ दिए मार्फत, मार्फत लिख देते हैं इसमें। इसके बाद श्याम से 300 रुपये प्राप्त हुए, तो भाई श्याम के जमा 300 रुपये रोकड़ आई है तो जमा में लिख देंगे, रोकड़ प्राप्त हुई मार्फत, ठीक है। अब इसके बाद देखिए उधार लेन देन का लेखा। मैंने आपको बताया था जो कच्ची रोकड़ बही है उसमें छोटे व्यापारी जो होते हैं वो उधार और नगद दोनों लेखे करते हैं, बड़े व्यापारी नगद का ही लेखा करते हैं, ठीक है। अब उधार और नगद, अब बड़े व्यापारी नगद का ही लेखा क्यों करते हैं, उधार का लेखा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उधार से ना ही कैश आया करता, रोकड़ बही बना रहे हैं वो, और रोकड़ बही में रोकड़ आने का, रोकड़ जाने का लेखा करते हैं, तो ना ही उससे रोकड़ आती है ना ही जाती है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, आप राजेश को 2000 रुपये का उधार माल बेचें, तो उधार माल बेचने से माल गया है, उसने रोकड़ अभी नहीं दी है। आपने रबी से 5000 रुपये का उधार माल खरीदें, उधार माल खरीदने से माल आपके पास आया, रोकड़ अभी नहीं गई है, रोकड़ आप बाद में देंगे, तो इससे रोकड़ का आना जाना नहीं होता, इसलिए बड़े व्यापारी इसको नहीं लिखते हैं उधार के, लेकिन छोटे व्यापारी इसका लेखा करते हैं, कच्ची रोकड़ बही में इसका लेखा हुआ करता है। तो अब छोटे व्यापारी की भी कंडीशन में तो वही बात है कि रोकड़ ना ही आई है, इससे ना ही गई है, अब ना आई है तो ना ही बढ़ेगी। भाई आपने प्रारंभिक जो पिछले दिन की रोकड़ थी वो सबसे शुरू जो किया है रोकड़ वही, वो सबसे स्टार्टिंग में रोकड़ बाकी रहे या रोकड़ बाकी के जमा लिखे आपने, तो उसमें अगर रोकड़ बढ़ती है तो जमा में लिखा जाता है, रोकड़ कम होती है तो नाम में लिख दिया जाता है। तो इससे तो ना जमा हो रही ना कम हो रही उधार से, तो क्या करेंगे, इसको हम दोनों पक्ष में लिख देंगे, जमा में भी लिख देंगे और नाम में भी लिख देंगे। अब जमा और नाम दोनों में लिख गया तो इसके रोकड़ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, रोकड़ हमारी वही रहेगी, क्योंकि जितने बढ़ेंगे उतने ही कम हो जाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा कैसे इसकी एंट्री करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ है
मिति आषाढ़ सुदी 1 बार सोमवार संवत 2067 दिनांक 12 जुलाई 2010 को राम को माल बेचा, तो उधार बेचा ही राम को। मोहन से उधार खरीदा, तो ये भी उधार खरीदा है। तो इसका लेखा कैसे करेंगे, देखिए राम को माल बेचा। जब हम किसी को माल उधार बेचते हैं तो हमारा रुपया किसी के ऊपर हो जाएगा, राम के ऊपर हमारा रुपया होगा, और राम के ऊपर हमारा रुपया होने का मतलब है हमारे रुपए राम के नाम में लिखे जाएंगे। ठीक है, अब राम के तो नाम में लिख दिए जाएंगे, तो जमा में किसके नाम लिखे जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ लेखा होना है। तो जमा में जो है क्या बेच रहे हैं, माल बेच रहे हैं, तो माल के जमा में लिखेंगे। अब ध्यान रखिएगा, हमेशा माल वाली एंट्री पहले करा करिएगा और व्यक्ति वाली एंट्री बाद में करा करिए। तो पहले आपने यहाँ पर लिख दिया श्री माल खाते के जमा, श्री माल खाते के जमा। पहला देखिए यहाँ पर आपका सिरा है जिसमें धनराशि लिखी है, और 3 कॉलम आपने पेटे के लिए छोड़ दिए जिसमें विवरण लिखा श्री माल खाते के जमा। अभी यहाँ पर धनराशि नहीं लिखी जाएगी, धनराशि बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहा था, 5 बोरे गेहूँ दर 1650, दर का मतलब है 1 बोरे का, तो गेहूँ 5 बोरे 5 दर 1650, तो 1650 की 5 से मल्टीपल कर लीजिएगा तो 8250 हो गया। नरेशन यहाँ लिख देंगे, भाई राम को उधार बेचा, और टोटल 8250, ये आप धनराशि यानी कि सिरे वाले कॉलम में लिख देंगे। एक कॉलम पहला सिरा होता, 3 पेटे के होते। अब यही अमाउंट उठाकर दूसरी साइड में भी लिखना है आपको, भाई राम के नाम यानी कि 8250, और नरेशन में लिख देंगे 8250 उधार माल बेचा। सेम इससे दूसरा देखिएगा, दूसरी एंट्री में कह रहा मोहन से उधार खरीदा। अब जब किसी व्यक्ति से आप उधार माल खरीदेंगे तो उसका पैसा आपके ऊपर है, यानी कि हमारे ऊपर है। हमारे ऊपर जब पैसा है तो हम क्या करेंगे, उसके पैसे जमा में लिखेंगे। तो भाई मोहन के तो जमा हो जाएंगे, और जब भाई मोहन के जमा हो गए तो उससे हमने माल खरीदा है, तो माल खाते के नाम में लिखा जाएगा। कैसे लिखेंगे, श्री माल खाते के नाम। अब क्या है यहाँ पर, माल खाते के नाम क्या खरीदा था, 3 बोरे चीनी दर 3200 रुपये, 3 चीनी बोरे 3 दर 3200 रुपये से मल्टीपल कर दी 9600। इसमें सारे शब्द सारे अंक हिंदी में बनने हैं, तो हिंदी में 9 ऐसे ही बनते हैं, 9600 रुपये भाई मोहन से खरीदा। अब यही अमाउंट इधर लिख देंगे, भाई मोहन के जमा 9600 उधार माल खरीदा। ठीक है, इसके बाद देखिए अब आता बैंक संबंधी व्यवहारों का। अब बैंक में हमने रोकड़ जमा करी, तो हमारी तिजोरी, हमारे जो दुकान है उससे रोकड़ गई है तो उससे कम हो जाएगी। तो बैंक में जब रुपए जमा करवाएंगे तो बैंक खाते के नाम लिख देंगे, और जब बैंक से निकाल के लाएंगे आप तो बैंक के जमा में लिख दें, जमा बैंक खाते के जमा यानी जमा पक्ष में लिख दिया जाएगा। ये तो नाम जमा का हो गया। अब आता है कभी कभी भुगतान में हम चेक दे देते हैं या भुगतान में हमें चेक प्राप्त होता है। यदि भुगतान में चेक प्राप्त होने पर उसे रोकड़ की भांति मानकर, अगर हमें चेक प्राप्त हुआ है तो हम ये मान लेते हैं कि ये रोकड़ प्राप्त हुई है, रोकड़ की भांति मानकर उसका लेखा किया जाता है, यानी कि रोकड़ प्राप्त हुई है तो जमा में लिख दिया जाता है। यदि भुगतान में हम चेक दिया जाता है तो अब चेक जब देंगे तो सिंपल सी बात है, हमारे बैंक से पैसा निकलेगा, बैंक से पैसा निकलेगा। तो बैंक से जब पैसा निकलेगा तो इससे रोकड़ हमारी ना ही कम हुई है, जो दुकान पर रोकड़ रखी है, ना ही वो कम हुई है ना वो बढ़ी है, तो इसका लेखा हम दोनों तरफ करेंगे। इधर करेंगे, दोनों तरफ करेंगे। आप किस किस के करेंगे, यदि भुगतान में चेक दिया जाता है तो प्राप्त करता है यानी कि जिसको हमने चेक दिया था उसके तो नाम लिखेंगे और बैंक खाते के जमा लिखेंगे, बैंक खाते के जमा। यानी कि ये समझिए बैंक से हमने पैसे निकाले तो हमारे तो यहाँ तो जमा हो गए, फिर हमने किसी व्यक्ति को दे दिए। ये चेक से पेमेंट का मतलब होता है। ठीक है, तो पहले जमा में कर लिए, किसी व्यक्ति को दिए, फिर उसके नाम में लिख दिए। यदि बैंक से चेक द्वारा निजी व्यय के लिए रुपया निकाला जाता तो इसमें भी यही समझा जाता कि पहले हमने बैंक से चेक से पैसा निकाल के व्यापार में लाए, फिर निजी प्रयोग के लिए निकाल लिया। तो जब चेक से हमने निजी प्रयोग के लिए निकाला तो बैंक से पैसे पहला निकला है तो बैंक के तो जमा में लिख दिया जाएगा और स्वामी के नाम में लिख दिया जाएगा। बैंक चेक द्वारा निजी व्यय धनराशि निकाली तो
व्यापार के स्वामी खाते के नाम तथा बैंक खाते के जमा में लिख दिया। बैंक से धन प्राप्त करने का लेखा एक ही पक्ष में होता, वो तो आपको पहले ही मैंने बता चुका हूँ। इसके बाद आता छूट संबंधी व्यवहारों का लेखा। अब जैसे सपोज कर लीजिए हमारा किसी व्यक्ति के ऊपर 500 रुपये थे, उसने हमें पेमेंट दिया तो हमने 10 रुपये उसे छूट दे दी या 5 रुपये उसे छूट दे दी, तो उससे हमें पेमेंट कितना मिला, उससे हमें रोकड़ मिली है 495 रुपये। लेकिन दूसरा बात आप ध्यान रखिएगा, रोकड़ तो हमें 495 रुपये मिली है, तो 495 रोकड़ के जमा होने चाहिए। लेकिन हम पूरे अगर 495 ही जमा करेंगे तो जिस व्यक्ति के ऊपर 500 रुपये थे उसके 500 रुपये नाम में लिखे हुए हैं, उसका पूरा नाम नहीं कटेगा 500 रुपये से। जब 500 रुपये लिखेंगे उसके जमा में तभी उसका पूरा नाम कैंसिल होगा, तभी उसका अकाउंट, उसका खाता 500 रुपये से बंद होगा। तो हम जमा में तो 500 ही लिखेंगे, नाम में 5 रुपये लिख दीजिएगा। जब 5 रुपये नाम में लिख दिए जाएंगे तो रोकड़ में आपके जमा पक्ष में 495 ही ऐड हो पाएंगे, जुड़ पाएंगे। तो इसे कैसे लिखेंगे? अब इसे लिखेंगे हम, जैसे राजेश से हमें 495 मिले, 5 रुपये हमने छूट दी, तो भाई राजेश के जमा 500 रुपये, नीचे लिखेंगे रोकड़ प्राप्त हुई 495 और छूट 5 रुपये। अब ये छूट की जो अमाउंट है ये नाम पक्ष में भी लिख देंगे। नाम पक्ष में कैसे लिख देंगे? छूट खाते के नाम 5 रुपये। तो अब आप देखिए 500 रुपये भाई गोपाल, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था, गोपाल से 495 रुपये प्राप्त हुई, उसको 5 रुपये छूट दी। तो यहाँ पर देखिए गोपाल के जमा में तो 500 रुपये लिखेंगे क्योंकि 500 रुपये उसके ऊपर हमारे थे, तभी 500 से उसका अकाउंट क्लोज होगा जब 500 इधर जमा में लिख दिए। अब यहाँ हमने लिख दिया रोकड़ मिली कितनी, 495, छूट दी 5 रुपये, टोटल 500 रुपये हो गया। और ये 5 रुपये छूट के नाम पक्ष में लिख दो, छूट खाते के नाम 5 रुपये, भाई गोपाल को छूट दी 5 रुपये। तो अब देखें 500 रुपये रोकड़ में पहले जुड़ेंगे और 5 रुपये जो नाम में लिखे हुए वो बाद में माइनस हो जाएंगे, तो 495 का ही असर पड़ेगा रोकड़ पर। ऐसे यहाँ पर देखो भाई हरी को 1980 रुपये का पूर्ण भुगतान देकर 20 रुपये छूट प्राप्त की। तो भाई हरी के नाम रोकड़ दिए 1980 रुपये, छूट मिली 20 रुपये, तो 2000 हो गए। और ये 20 रुपये छूट इधर ना जमा पक्ष में आ जाएगी, छूट खाते के जमा 20 रुपये, टोटल 2000। तो इधर 20 रुपये ऐड हो जाएंगे रोकड़ में और 2000 माइनस हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर 1980 रुपये ही माइनस हुए। अब कह रहा विधि मिलान, ये विधि मिलान क्या करते हैं? जब हम देखते हैं कि जब सारे लेन देन हमारे हो गए, सारे लेन देन को हमने कच्ची रोकड़ बही में लिख लिया, तो अब हम योग करते हैं। उसी योग करने को और बाकी निकालने को विधि मिलान कहा जाता है। कैसे बाकी निकालेंगे? सबसे पहले हम योग करेंगे जमा पक्ष का और नाम पक्ष का। अब इसमें ये भी जरूरी नहीं होता जमा और नाम दोनों एक ही सीध में हो। जहाँ पर हमारा लेन देन खत्म हुए, लेन देनों के लेके ख़त्म हुए, वहीं पर उसका योग कर देते हैं। योग करने के बाद इसमें हमेशा जमा पक्ष का योग ज़्यादा होता, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि हमारे पास जितने पैसे थे उससे ज़्यादा हम भुगतान कर दें। तो जमा पक्ष के योग में से अब नाम पक्ष के योग को माइनस कर देते हैं और नाम और जमा पक्ष के जो योग हैं दोनों, उनके बीच में एक कॉलम छोड़ देते हैं और वहाँ लिख देते हैं श्री रोकड़ बाकी रहे। यानी कि जब शाम हुई तो शाम को हमने ये देखा कि अब हमारे पास रोकड़ कितनी रह गई है, और जो रोकड़ वही हमारी बता रही रोकड़ रही, उतनी अगर रोकड़ हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास है तिजोरी में या गल्ले में, अगर उतनी है तो इसका मतलब रोकड़ का मिलान हो गया, विधि का मिलान हो गया, हमारा सब सही है। ठीक है, आगे देखेंगे इसको। इसके बाद आता है अब बंद बही और रोकड़, कच्ची रोकड़ बही में कुछ अंतर होते हैं। तो बंद बही, जब सबसे पहले मैंने आपको बताया था, इसमें सस्ते एवं साधारण कागज़ का प्रयोग होता है, जबकि इसमें कच्ची रोकड़ बही में मजबूत कागज़ का प्रयोग हुआ करता है, और क्योंकि ये महत्वपूर्ण पुस्तक होती है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? इस पुस्तक में लेके पेंसिल से केवल स्मरण हेतु याद रहे हमें, इसलिए किए जाते हैं बंद बही में। और जबकि कच्ची रोकड़ बही में जो लेखे होते हैं, इस पुस्तक में लेखे निश्चित व्यापारिक अवधि के लिए प्रमाण हेतु स्याही से लिखे जाते हैं। निर्माण का आधार, इस बही की सहायता से कच्ची रोकड़ बही बनती है, यानी बंद बही की सहायता से क्या बनती है? कच्ची रोकड़ बही। और कच्ची रोकड़ बही की सहायता से क्या बनती है? पक्की रोकड़ बही बनती है। लेखे का समय, इसमें लेखे प्रारंभिक रूप अर्थात उसी समय किए जाते हैं बंद बही में जब लेन देन या व्यवहार किया जाता है,
और इसमें कच्ची रोकड़ बही में लेके या तो व्यवहार के समय ही किए जाते हैं या बंद बही की सहायता से बाद में भी किए जा सकते हैं। अनिवार्यतः बंद बही जो है रखना अनिवार्य नहीं होती है, जबकि कच्ची रोकड़ बही रखना अनिवार्य होती है। पिछला शेष जो बंद बही होती है उसमें पिछला शेष नहीं लिखा जाता है। कच्ची रोकड़ बही में प्रारंभ में ही श्री रोकड़ बाकी रहे पिछले शेष को लिखा जाता है, पिछले दिन का जो शेष है वो लिखा जाता है। अंतिम रोकड़ शेष निकालना, जो बंद बही है उसमें कोई अंतिम शेष नहीं निकाला जाता, जबकि जो कच्ची रोकड़ बही है उसमें अंतिम शेष यानी कि जमा पक्ष में से नाम पक्ष को माइनस करके अंतिम शेष भी निकाला जाता है। अब हमारा एक क्वेश्चन है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित व्यवहारों का सर्वश्री रामजी मल सूरजमल की रोकड़ बही में सोमवार 12 जुलाई 2010 मिति आषाढ़ सुदी 1 संवत 2067 का लेखा कीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर श्री रोकड़ बाकी रहे 7,446 रुपये। तो हम जब रोकड़ बही बनाएंगे सबसे ऊपर तो लिख देंगे श्री गणेश जी सदा सहाय श्री शुभ संवत 2067 मिति आषाढ़ सुदी 1 बार सोमवार दिनांक 12 जुलाई 2010। अब आप यहाँ पर ऐसा कर लीजिएगा, सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आपका पेज जो है उसकी 8 सलें बनाना। तो 8 सलें कैसे बनाएंगे आप? पेज को सबसे पहले बीच में से आधा मोड़ दीजिएगा तो आपकी 2 सल बन गई, और उसका भी हाफ कर दीजिए तो 4 सल बन जाएंगी, उसका भी हाफ कर दीजिएगा तो 8 साल बन जाएंगी। एक बार और मोड़ते जाइए, एक बार और मोड़ते जाइए, 8 सलें आपकी तैयार हो जाएंगी। ठीक है, ऊपर श्री गणेश जी सदा सहाय लिख दीजिए। उसके बाद इधर की 4 सलों पर यहाँ पर आप जमा लिख दीजिएगा, और इधर की 4 सलों पर नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, जमा और नाम। अब जमा और नाम लिखने के बाद यहाँ पर श्री रोकड़ बाकी जमा लिख दिया आपने 7,446 रुपये। सबसे पहले जो ये पिछले दिन की रोकड़ है इस दिन प्रारंभ में आपने लिख दिया श्री रोकड़ बाकी जमा। इसके नीचे इसमें पहला कॉलम जो है आपका सिरा है और बाकी 3 कॉलम पेटा है। इन 3 कॉलम में विवरण लिखा जाता है। इसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, जैसे कि आप जर्नल यानी कि रोजनामचा बनाकर उसके नीचे नरेशन में अंडरलाइन कर देते हैं। अगला देखिए, रामलाल से उधार खरीदा। तो रामलाल से जब उधार खरीदेंगे तो रामलाल के पैसे हमारे ऊपर हैं। हमारे ऊपर होने का मतलब है हम रामलाल के जमा के नाम जमा लिखेंगे, रामलाल के जमा, और नाम में किसे लिखेंगे? श्रीमाल खाते के नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले इधर लिखेंगे श्रीमाल खाते के नाम। इसमें भी देखिए पहला ये सिरा है, बाकी 3 कॉलम पेटा है। तो श्रीमाल खाते के नाम, और यहाँ पर लिख देंगे हम, वैसे तो आप ये लिखा करें बेहतर होगा, चावल 15 क्विंटल दर, इसे पहले लिखा करें, चावल 15 क्विंटल दर 880 रुपये। तो 15 क्विंटल की 880 रुपये से मल्टीपल कर दिया, 12,900 आ गया ये 12,900। फिर इसकी जो नरेशन है ये अंडरलाइन यहाँ पर लिखे, श्री रामलाल से उधार खरीदा। ठीक है, इसके बाद यही टोटल अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे 12,900। यहाँ पर दोबारा से ये चावल और इसकी डिटेल लिखने की आवश्यकता नहीं होती, श्री रामलाल के जमा, और यहाँ लिख देंगे उधार माल खरीदा। देखो नरेशन में इधर लिखते हैं उधार माल खरीदा, क्या लिखते हैं? उधार माल खरीदा। इधर लिखते हैं रामलाल से, श्री रामलाल से उधार खरीदा। ठीक, इसके बाद देखिए आता है, दोनों तरफ एंट्री हो गई क्योंकि ये उधार का लेखा था। अब सुंदरलाल को बेचा, तो सुंदरलाल को जब बेचा तो हमारे पैसे किसी के ऊपर होंगे, सुंदरलाल के ऊपर, जब उधार माल बेच रहे हैं। तो सुंदरलाल के तो नाम में लिखा जाएगा, माल खाते के जमा में। तो यहाँ देखिए श्री माल खाते के जमा में लिख दिया, और डिटेल में वही लिखेंगे। गेहूँ ये वाला पहले लिख दिया करें, यहाँ बेहतर होगा। गेहूँ 10 क्विंटल दर 980 रुपये से मल्टीपल कर दिया, 9,800। इसके बाद यहाँ नरेशन में लिखा करें सुरेश चंद को उधार बेचा। इसके बाद देखिए यही अमाउंट उठाकर इधर लिख देंगे श्री सुरेश चंद के नाम, 9,800। ये हिंदी के अंक हैं, 9 ऐसे ही बनता है, 8 ऐसे बनते हैं, और यहाँ लिख देंगे उधार माल बेचा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका नकद माल खरीदा। तो नकद माल खरीदने से हमारे पास से रोकड़ गई है, रोकड़ गई है तो नाम पक्ष में, रोकड़ आई है तो जमा पक्ष में।
क्योंकि देखिए प्रारंभिक रोकड़ इधर लिखा हुआ है, जब आएगी तो ये प्रारंभिक रोकड़ बढ़ेगा, प्रारंभिक रोकड़ का शेष ये वाला आपका बढ़ेगा जब रोकड़ आएगी, तो जमा में ही लिखेंगे। और जब कम होगा, कम होने का मतलब उसके दूसरी साइड में लिख दीजिएगा, और बाद में हम इस टोटल में से इसको माइनस करके कम कर देते हैं। ठीक, तो अब नकद माल खरीदने से क्या खरीदा है, गेहूँ 5 कुंटल दर 960 रुपये। श्री माल खाते के नाम गेहूँ 5 कुंटल दर 960, इसका मल्टीपल करके 4800 लिख दीजिएगा। नकद माल खरीदा यहाँ नरेशन में लिख दिया करें, ये ऊपर लिख दिया करें। ठीक है, ऐसे भी लिख दीजिए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों डिटेल हो ही गई, ऊपर डिटेल हो गई नीचे, ये तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 4800 उधर हो गया, एक ही साइड में लिखा जाता है नकद लेन देन। इसके बाद आता है नकद माल बेचा। नकद माल बेचने से हमारे पास रोकड़ आई है, रोकड़ प्राप्त हुई है तो जमा में लिखेंगे। श्री माल खाते के जमा क्या बेचा था, देखिएगा यहाँ पर चना 7 कुंटल दर 1200 रुपये, यानी कि चना 7 कुंटल दर 1200, तो 12 सत्ते 84, 8400 रुपये आ गए। इसके बाद ध्यान दीजिएगा श्यामलाल को दिए। अब श्यामलाल को जब हम पैसे देंगे तो हमारे पास से रोकड़ गई है तो श्यामलाल के नाम में लिखेंगे। तो श्यामलाल के भाई श्यामलाल के नाम लिख दो या श्री श्यामलाल के नाम लिख दो, और रोकड़ मार्फत 500 रुपये, ये नरेशन है रोकड़ मार्फत। इसके बाद सीताराम से प्राप्त किए 1200 रुपये, तो सीताराम के जमा और रोकड़ मार्फत 1200। इसके बाद देखिएगा फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदने से रोकड़ हमारे पास से गई है तो नाम में लिखी जाएगी फर्नीचर के नाम, फर्नीचर खाते के नाम। नकद फर्नीचर खरीदा, ये डिटेल हो गई नरेशन 5000, और ये 5000 अमाउंट, ये आपका सिरा है 5000, और ये 3 कॉलम जो है फर्नीचर खाते के नाम, ये पेटा है। सिरे में धनराशि लिखी जाती, पेटे में विवरण लिखा जाता है। इसके बाद देखिए आता है दुकान व्यय, विज्ञापन, स्टेशनरी और फुटकर। तो दुकान व्यय के नाम, इससे भी पैसा हमारे पास से जाएगा, तो दुकान व्यय खाते के नाम, इसकी नरेशन में विज्ञापन, स्टेशनरी, फुटकर, टोटल इसका कर दिया, तो ये हो गया आपका, इन तीनों का टोटल जो होगा वो 150 सिरे में लिख दिया गया और ये पेटे में लिख दिया गया। 3 कॉलम जो होते हैं वो पेटे के होते हैं। अब क्या करना है आपको, यहाँ सारे कॉलम हो गए। अब आपने सबसे पहले यहाँ पर जमा का टोटल करिएगा। ये देखिए आपने जमा का टोटल जब करेंगे तो ये टोटल आपका कितना हो रहा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर 7446, 12900, 9800, 8400, 1200, ये टोटल हो गया आपका 39,746 रुपये। जहाँ पर आपका कंप्लीट होता है वहीं पर इसका टोटल कर देते हैं। ये नीचे कंप्लीट हुआ है तो इसका टोटल यहाँ पर नीचे कर दिया आपने, तो ये जो टोटल हो रहा है आपका वो हो रहा है ये 33,150 रुपये। इसका मतलब जो रोकड़ आपके पास है, यानी कि रोकड़ जो पिछली थी वो 7,446, और अब जो रोकड़ आई तो कुल रोकड़ आपके गले में या आपकी तिजोरी में 39,746 रुपये हो गए थे। इसमें से जो रोकड़ चली गई आपके पास, जिसका भुगतान कर दिया, वो कितने हैं, 33,150। तो अब आपको देखना है कि आपके पास रोकड़ कितनी बची है। तो कैसे बची है, जो आई है उसमें से जो चली गई है उसको माइनस कर दीजिएगा। तो आने वाली रोकड़ है आपके पास, आने वाली रोकड़ का टोटल जो है वो 39,000, ऐसे भी 9 बनाते हैं और इस टाइप से भी 9 बनाते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पर 39,746 रुपये आपके पास थे, और इसमें से माइनस जो करने हैं वो कितने करने हैं, वो हैं आपके 33,150, 39,746, 39,746 में से
33,150, ये बचा आपका 6, और 14 में से 5 जाएगा 9, और 14 में से 5 जाएगा 5, 9, 7, 7 है ये, 7 में से 1 कैरी हो गया, 6 में से 1 जाएगा 5, और इधर चला गया ये 8 बचा, 8 में से इधर नहीं 9 है, 9 में से 3 जाएंगे 6, तो कितने बचे आपके 6,596। आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर जब टोटल किया, टोटल के बाद आप एक लाइन छोड़ दीजिएगा, एक कॉलम एक लाइन छोड़ दीजिएगा, एक लाइन के बाद जो जमा पक्ष का टोटल था उसे नीचे लिख दीजिए, और इस टोटल में से इस टोटल को माइनस करके, यानी कि ये जो टोटल है आपका, इस टोटल को आप माइनस करेंगे इस वाले टोटल में से, आप माइनस करेंगे ये इसको, तो अब जो रोकड़ बचेगी वो आपकी ये बचेगी, यानी कि आपने 39,746 में से 33,150 माइनस करे तो 6,516 ये रोकड़ बाकी रहे। ये सपोज कर लीजिए आज की रोकड़ है, आज जो डेट आपने लिखी, कल जब बनाएंगे तो कल यही रोकड़ अगली डेट में श्री रोकड़ बाकी रहे या श्री रोकड़ बाकी जमा अगली डेट में लिख देंगे। फिर वही जितना कैश आपके पास आएगा वो जमा पक्ष में जितना कैश जाएगा उसे नाम पक्ष में फिर रोकड़ बाकी निकाल लेंगे, फिर नेक्स्ट डे, ऐसे ये चलता रहेगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, बार बार देखिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू। और कल हम ये कुछ पक्की रोकड़ बही के बारे में भी बताएंगे, और इसके बाद कच्ची रोकड़ बही पक्की रोकड़ बही के अंतर बताएंगे, और इसके भी एक क्वेश्चन, फिर जमा नकल बही नाम नकल बही कराएंगे। इसके काफ़ी चीज़ें हैं अभी, इसको सबको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।